नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है पार्थिव जीवस में। मैं प्रताप सिंह एक बार फिर उपस्थित हूँ एक नई क्लास के साथ। आज की क्लास में हम जानेंगे आपके संविधान के पार्ट 1 के बारे में। पार्ट 1 जो है भारत के राज्य क्षेत्र के बारे में वर्णन करता है कि किस तरह से कौन से राज्य कैसे कैसे डेवलप हुए हैं उसके बारे में और किस आधार पे उनका डेवलपमेंट किया गया है। तो इसी के साथ हम क्लास स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं हमारे संविधान में जहां टोटल कितने भाग हैं। तो टोटल 22 भाग हैं। उसमें से जो पहला भाग है उसमें अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक का वर्णन किया गया है। 1 से 4 तक के अनुच्छेद जो हैं वो हमारे भाग ए में पाए जाते हैं, जिसमें संघ और उसके राज्य क्षेत्र के का वर्णन किया गया है। तो इसमें अगर हम देखते हैं तो आपका आर्टिकल 1 जो है, आर्टिकल 1 बोलता है इंडिया दैट इज भारत। इंडिया दैट इज भारत, यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया या भारत राज्यों का संघ है। राज्यों का संघ का मतलब ये होता है कि आपका जो राज्य होंगे वो राज्य अलग अलग एंटिटी में एग्जिस्ट कर रहे होंगे और उनको एक साथ मिला के जो है भारत बनाया गया है। चाहे आपका अलग अलग राज्यों को मिलाकर एक भारत राष्ट्र का निर्माण हुआ है, ठीक है, और वो अखंड भारत का निर्माण हुआ है, ठीक है। अगर हम नाम की बात करते हैं तो नेम क्या है इंडिया का? इस लाइन को अगर आप पूरी तरह से ऑब्जर्व करेंगे तो देखेंगे नेम क्या है इसमें, इंडिया, ठीक है, वह भारत। इंडिया दैट इज भारत, यानी इंडिया या भारत नाम है, ठीक है। और जो हमारा प्रकृति है, जो हमारे राष्ट्र की प्रकृति है, जो हमारे राज्यों की प्रकृति है, वो प्रकृति कैसी? राज्यों का संघ है। यानी जो भारत है, इंडिया, यानी जो नाम है जिस देश के बारे में हम बात कर रहे हैं वो देश है भारत। और भारत इंडिया, इंडिया के नाम से या भारत के नाम से, और वो जो उसकी प्रकृति है वो कैसे है? राज्यों का संघ है। यानी आपका राज्य है, उस राष्ट्र में छोटे छोटे राज्य हैं, उन राज्यों को मिला के जो है भारत एक अखंड भारत के रूप में निर्मित हुआ है। और अगर हम बात करें तो कितने राज्य हैं, इसका वर्णन जो है हमें अनुसूचियों के तौर पे मिलता है। एक्चुअली क्या होता है कि हम संविधान में सारी चीजें, आपका जब बहुत ही इलेबोरेटिव चीजें होती थी उनको, या लिस्ट होती थी जिसमें बहुत सारा डेटा इन्वॉल्व होता था, तो हम क्या करते थे, एक लिस्ट बना देते थे और लिस्ट का रेफरेंस दे देते थे कि ये जो इस आर्टिकल से रेफर करती है, ठीक है। तो इन लिस्ट को हमने बोला अनुसूची। क्या बोला? आपका अनुसूचियां, क्या अनुसूची बोलते हैं, अनुसूची बोलते हैं, ठीक है। और इंग्लिश में इसको शेड्यूल्स बोलते हैं। अभी भारत में जो है आपका संविधान के लागू होने के टाइम 8 अनुसूचियां थी और अभी जो है 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है, 12 अनुसूची हैं। तो अगर हम बात करें तो राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की एक सूची को प्रदर्शित करता है। उन सूची में कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश है उसकी एक लिस्टिंग दी गई है पहली अनुसूची में। किसमें? पहली अनुसूची में। और अगर जो क्षेत्र की बात करें तो क्षेत्र क्या होंगे? राज्यों का राज्य क्षेत्र होगा, यानी क्या होगा? स्टेट्स होंगे। भारत राज्य में आपका स्टेट होगा, संघ राज्य क्षेत्र होंगे, यूनियन टेरिटरी होगा, यूनियन टेरिटरी होगा, और इसके साथ साथ और क्या होगा? अर्जित किए गए जाने वाले क्षेत्र, यानी आपका एक्वायर्ड स्टेट होगा, ठीक है। अगर हम बात करें तो जो क्षेत्र है, जो एरिया है, जो भारत का एरिया है, वो 3 चीजों से मिलकर बना हुआ। वो 3 चीज क्या है आपका? वो 3 चीज है आपका स्टेट और यूनियन टेरिटरीज और वो स्टेट जो एक्वायर की गई हैं, ठीक है। इन 3 चीजों से जो है हमारा एरिया या क्षेत्र बना हुआ है, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं तो 2-3 टर्म एग्जिस्ट करते हैं जो आपका डिफरेंशिएट करते हैं कि यूनियन और फेडरेशन और कॉन्फेडरेशन में अंतर क्या होता है। विगत क्लास में या पिछली क्लास में मैंने इसको एक्सप्लेन कर चुका हूं, लेकिन एक बार फिर से देखते हैं। तो अगर हम यूनियन की बात करें तो यूनियन जो होता है, इसमें लिखा गया यूनियन संघ, ठीक है। तो इसमें केंद्र से शक्ति विभाजन आधा कर संघ,
से भिन्न राज्यों का निर्माण होता है, जिसे संघ कहते हैं। ठीक है, फेडरेशन में क्या होता है, भिन्न छोटे राज्य आपस में मिलकर एक संधि के माध्यम से, ठीक है, माध्यम से एक संघ का निर्माण करते हैं, उसे संघ कहते हैं। ठीक है, विभिन्न राष्ट्र देश आपस में मिलकर एक संघ का निर्माण करते हैं, जिसे परिसंघ कहते हैं। अगर हम बात करें यूनियन की बात करें तो इसमें क्या होता है, इसमें केंद्र से शक्ति विभाजन। अगर यूनियन की बात करते हैं तो स्टेट्स होती हैं, ठीक है, ये छोटी छोटी स्टेट्स होती हैं। ये आपकी शक्ति ड्राइव कर रही होती किससे, एक यूनियन से। एक यूनियन से ये क्या कर रही होती है, छोटी छोटी स्टेट अपनी ताकत ले रही होती है। यानी ये पावर का एक तरीके से क्या होता है, पावर का डिवीजन होता है, पावर का डिवीजन होता है। डिवीजन यानी आपका बंटवारा होता है, जिसमें कुछ शक्तियां जो है केंद्र के पास रहती हैं, कुछ राज्यों के पास रहती हैं। ठीक है, और ये राज्य जो है शक्तियां कहां से ले रहा है, केंद्रों से ले रहा है। ठीक है, यानी ये ऑक्सीजन कहां से ले रहा है, राज्य ऑक्सीजन कहां से ले रहे हैं, केंद्र से ले रहे हैं, जहां पे केंद्र पे कुछ शक्तियां केंद्र के पास सेंट्रलाइज्ड हैं और कुछ जो है डेलीगेटेड है, जो राज्यों को दी गई है डिसाइड करने के लिए। तो इस तरीके के जो व्यवस्था बनती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, यूनियन नेचर की व्यवस्था, यानी संघवादी विचारधारा। इसमें क्या होता है, इसमें जो राज्य होंगे वो आपका संघ के साथ जुड़े हुए होंगे। ठीक है, उनको अलग नहीं किया जा सकता संघ से। ठीक है, जितने भी राज्य होंगे वो संघ से जुड़े हुए होंगे और उनको यूनियन से अलग नहीं किया जा सकता। यानी एक तरह से इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ इंडिस्ट्रक्टिबल स्टेट। ठीक है, ना तो इसमें स्टेट को अलग किया जा सकता है, ना यूनियन को अलग। इसमें राज्यों का संघ है से अलग होने का अधिकार प्राप्त नहीं है, नहीं राज्य संघ से अलग नहीं हो सकते हैं। जैसे अगर बोले कि यूपी हम भारत संघ से अलग हो सकते हैं तो ऐसा कुछ नहीं है। पश्चिम बंगाल बोले कि हम अलग हो सकते हैं तो ऐसा कुछ नहीं है। या अरुणाचल प्रदेश बोलने लगे कि ऐसा है, चाइना हमें ज्यादा सपोर्ट करता है तो हम उसके साथ चले जाएं, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो यहां पे स्टेट के पास वो इंडिपेंडेंस नहीं दी गई है जो यूनिटरी नेचर में या यूनियन टाइप ऑफ गवर्नमेंट की बात करते हैं। अगर यूनियन टाइप ऑफ गवर्नमेंट की बात करते हैं तो उसमें जो पावर का डेलीगेशन होता है, यानी जो पावर आपका ऊपर से नीचे आती है, उसमें डिवीजन ऑफ पावर होता है। ठीक है, और इस केस के तहत ये होता है कि आपका स्टेट जो है वो सेंटर से अलग नहीं हो सकती है। ठीक है, तो ये एक यूनियन की बात की जा रही है। अगर दूसरी बात की जाएगी तो वो फेडरेशन की बात होगी। फेडरेशन भी एक तरीके का संघ होता है जहां यूनियन की व्यवस्था जो भारत जैसे देश और कनाडा जैसे देशों में है, ठीक है, भारत या कनाडा जैसे देशों में। और ऑब्वियसली अगर ये अलग नहीं हो सकता तो ये एक इंटीग्रेटेड सिस्टम होता है और एक यूनाइटेड सिस्टम होता है, एक यूनाइट सिस्टम होता है। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, ये अखंडता पर आधारित व्यवस्था है। ठीक है, यहां पे आप राज्य को केंद्र से खंडित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जबकि इस व्यवस्था में देखते हैं कि विभिन्न छोटे राज्य आपस में मिलकर एक संधि के माध्यम से जुड़ते हैं। तो कहने का तात्पर्य यहां पे ये हुआ कि ये जो छोटे छोटे राज्य होंगे ये आपस में मिलकर एक केंद्र का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये एक केंद्र का निर्माण करते हैं और वो यूनियन जो होती है वो इन राज्यों के इशारे पे काम करते हुए अपनी शक्ति को वहित करती है। कहने का मतलब जो राज्य होते हैं वो अपने इंडिपेंडेंस में होते हैं और वो राज्य आपस में मिलके एक ऐसे केंद्र का निर्माण करते हैं जो उन राज्यों की देखरेख करने के लिए आपका पिक्चर में आता है। अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में भी कुछ ऐसी ही व्यवस्था है जहां पर आपके 50 स्टेट्स जो होते हैं वो पूरी तरीके से अपनी शक्तियों को जो है एक सेंट्रलाइज गवर्नमेंट के तौर पे एग्जिस्ट करने के लिए केंद्र को देते हैं और वहां पर जो उसका एग्जीक्यूटिव होता है उन राज्यों को आपके एक्सटर्नल इश्यूज के लिए रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, हर एक राज्य की एक अलग तरीके की व्यवस्था होती है और उस व्यवस्था के अनुसार जो है केंद्र उसके लिए अपना निर्णय देता है। ठीक है, तो इस केस में यहां पर क्या हो सकता है कि राज्य जो है अलग हो सकते हैं। संघ में राज्य अलग होने का अधिकार रखते हैं। ठीक है, रखते हैं।
संघ से राज्य अलग होने का अधिकार रखते हैं। ठीक है, आपका यहां पे क्या हो सकता है कि ये जो राज्य हो सकते हैं ये अलग हो सकते हैं। तो अगर मैं इसको बोल सकता हूं, इसको मैं क्या बोल सकता हूं, इसको मैं बोल सकता हूं कि ये जो है आपका ये क्या होगा, आपका इनडिस्ट्रक्टिव यूनियन ऑफ, सॉरी, डिस्ट्रक्टिव यूनियन ऑफ, इसको हम बोल सकते हैं डिस्ट्रक्टिव यूनियन ऑफ, आपका डिस्ट्रक्टिव यूनियन ऑफ इनडिस्ट्रक्टिव स्टेट, इनडिस्ट्रक्टिव स्टेट। ठीक है, आपका यहां पे क्या हो सकता है, केंद्र से अलग हो सकते हो, तो केंद्र तो अलग हो गया ना, केंद्र का डिस्ट्रक्शन हो गया, लेकिन जो राज्य हो सकते हैं उनको आप तोड़फोड़ नहीं सकते हो। ठीक है, इस व्यवस्था को कैरी आउट किया जा सकता है। ठीक है, अब आगे जो अगली व्यवस्था की गई है वो अगली व्यवस्था है, उसमें क्या है, उसमें आपका कन्फेडरेशन की बात की गई है। क्या होता है, वो परिसंघ होता है, और परिसंघ क्या होता है, विभिन्न राष्ट्र देश आपस में मिलकर एक संघ का निर्माण करते हैं जिसे परिसंघ कहते हैं। राष्ट्र परिसंघ से अलग होने का अधिकार रखता है, जैसे यूरोपियन यूनियन और बेल्जियम में जो एग्जिस्ट करता है यूरोपियन यूनियन। अगर मैं यूरोपियन यूनियन या अफ्रीकन यूनियन की बात करूं तो ये जितने भी आपके परिसंघ बने हुए हैं इसमें कोई भी मेंबर स्टेट कभी भी अलग हो सकता है। अगर आप ब्रेक्सिट की बात करेंगे, एक टर्म पिक्चर में आया था बहुत साल पहले, वो टर्म था ब्रेक्सिट। ठीक है, ब्रेक्सिट, ब्रेक्सिट का मतलब ब्रिटेन का एग्जिट होना, एग्जिट मतलब बाहर निकलना। कहां से बाहर निकलना, आपका यूरोपियन यूनियन से। ब्रिटेन आप पूरी तरीके से यूरोपियन यूनियन से बाहर है। वो क्यों, क्योंकि आपका ये एक जो परिसंघ होता है इसमें क्या बाउंड्री होती है, वो लूजली बाउंडेड होती है, और इसमें जो राज्य होते हैं वो आपका जाते तो हैं, जब मन करे जा सकते हैं और अपनी व्यवस्था उस संघ के नियमों के अनुसार व्यवस्थित कर सकते हैं, लेकिन जब उनको लगे कि ऐसी व्यवस्था अब उनके फेवर में नहीं जा रही है तो वो उससे अलग भी हो सकते हैं और बाहर भी निकल सकते हैं। तो ये एक तरह से डिस्ट्रक्टिव यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिव स्टेट्स होता है कि अलग अलग तरीके से स्टेट अपने आप से एग्जिस्ट करके बाहर निकल जाती है और अपनी पिक्चर खुद बनाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये तीन व्यवस्थाएं आपको याद होनी चाहिए, जहां पे पहली व्यवस्था भारत के बारे में कही गई है, जहां सेंट्रल के पास जो है पावर होती है और मोर पावर एग्जिस्ट करती है, और सेंट्रल जो है अपनी पावर को डेलीगेट करता है स्टेट्स को। स्टेट सेंटर से अलग नहीं हो सकती है, लेकिन सेंट्रल स्टेट को अलग कर सकता है। तो यहाँ पे आपका इनडिस्ट्रक्टिव यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिव स्टेट हो सकता है, क्योंकि स्टेट को हम तोड़ सकते हैं, एक से दो स्टेट बना सकते हैं, जो कि आपने देखा है कि अगर यूपी से उत्तराखंड बना है, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बना है, ठीक है, या बिहार से झारखंड बना है, ये सब कैसे बने हैं, ये सब इसी व्यवस्था के अनुसार आपका बने हुए हैं। ठीक है, तो ये एक चीज आपने देखी हुई है कि ये एक जो भारत का यानी यहां पे जो सिस्टम है वो इस तरीके का है, जबकि यहां पे क्या है, आपका टोटली अलग ही पिक्चर है। यहां पर आपका स्टेट से पावर ड्राइव करती है सेंटर। स्टेट जो होता है इंडिपेंडेंट नेचर का होता है, और स्टेट को हम क्या तोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, स्टेट्स के पास राइट होता है कभी वो सेंटर से इन्वॉल्व हो सके और कभी भी वो उससे अलग हो सकता है, लेकिन सेंटर स्टेट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डाल पाएगा। वो जो बात आती है वो बात आती है आपका यूएसए के संविधान में। ठीक है, यूएसए में ये बात आती है। जबकि कॉन्फेडरेशन की बात करें तो एग्जांपल के तौर पर आप यूरोपियन यूनियन या अफ्रीकन यूनियन देख सकते हैं, जहां पर एक लूजली बाउंडेड सिस्टम होता है। कोई भी कंट्री उस यूनियन में आ सकती है अगर उस रीजन से बिलोंग करती है, जैसे अफ्रीका से बिलोंग करने वाली कंट्रीज अफ्रीकन यूनियन में आ सकती हैं। ठीक है, कुछ चार्टर साइन करके और उसके एग्रीमेंट्स के थ्रू, और उसके थ्रू जो है वो वहां पे एग्जिस्ट करती है, लेकिन जब उनको लगता है कि उनके फेवर में चीजें नहीं हो रही हैं और वो अब इससे अलग होना चाहते हैं, तो वो इजीली जो है ऐसे अलग भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे कोई भी कंपल्सन नहीं होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद आता है आर्टिकल 2, जहां आर्टिकल 1 जो है आपका ये डिफाइन करता है कि आपका राष्ट्र है क्या। ठीक है, टेरिटरी ऑफ इंडिया में टेरिटरी ऑफ इंडिया है क्या, वो स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरी है और एक्वायर्ड स्टेट्स हैं, ये तीनों मिलके जो है एक एरिया बनता है
जो आपके टेरिटरी बोला जाता है। अगर टेरिटरी ऑफ इंडिया बोलता है इंडिया, दैट इज भारत, ठीक है। यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है, यूनियन ऑफ स्टेट्स। अब इस स्टेट्स में एक टर्म आता है टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो टेरिटरी ऑफ इंडिया का जब टर्म आता है तो टेरिटरी ऑफ इंडिया के टर्म में जो होते हैं तीन चीजें इंक्लूड होती है, एक स्टेट, दूसरी यूनियन टेरिटरी और तीसरी एक्वायर्ड स्टेट्स, ठीक है। अब जो दूसरा होता है उसमें ये बोलता है कि एडमिशन कैसे होगा, तो किसके बारे में बात करता है, एडमिशन की बात करता है। एडमिशन ऑफ क्या, स्टेट्स, ठीक है, न्यू स्टेट्स। कैसे स्टेट्स, न्यू स्टेट्स की बात करता है, ठीक है। आपका एडमिशन एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स की बात हो रही है। भारत के संघ में नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना, ठीक है। नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना के बारे में जो बात करता है वो आर्टिकल 2 बात करता है। भारत की बाहरी सीमा में किसी नए राज्य का प्रवेश और स्थापना जो राज्य भारत के क्षेत्र का हिस्सा नहीं है। जैसे अगर एग्जांपल के तौर पे देखते हैं तो हम सिक्किम की बात करते हैं। सिक्किम जो है 1947 से लेकर 1974 तक जो है आपका एक प्रोटेक्टोरेट था, ठीक है। यानी ये क्या था, हम इसको सिर्फ प्रोटेक्शन के रूप में इसको प्रोटेक्शन देते थे। यहां पर एक राजा होते थे चोग्याल, ठीक है, एक चोग्याल राजा हुआ करते थे। वो चोग्याल डायनेस्टी या चोग्याल राजा के थ्रू जो है आपका शासन चलता था, आपका 1947 से लेकर 1974 तक। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे एक रेफरेंडम होता है। अगर मैं 35वें संविधान संशोधन की बात करूं जो 1974 में हुआ था, उसके माध्यम से सिक्किम को एक क्या बना दिया गया था। अगर मैं 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात करूं तो इसके थ्रू जो है आपका ये एक एसोसिएट स्टेट बना दिया गया था, एक एसोसिएट स्टेट बना दिया गया था सिक्किम के केस में। यानी 35वां संविधान संशोधन हुआ, उसमें ये कहा गया कि अभी तक वह हम सिर्फ इसको प्रोटेक्शन दे रहे थे, प्रोटेक्टोरेट के रूप में जो है सिक्किम को मान रहे थे। सिक्किम भारत का हिस्सा नहीं था। सिक्किम पहले अपने आप में एक राजा के अधीन जो है शासित हो रहा था और हम सिर्फ सिक्किम की सीमाओं को जो है संरक्षण दे रहे थे और उनकी नीड्स को पूरा कर रहे थे। हाँ, लेकिन क्या होता है बाद में, क्योंकि सारी व्यवस्था हमारे द्वारा ही वहां पे संचालित की जा रही थी, तो वहां के राजा ने भी समझा कि हम भारत के संघ में जुड़ जाते हैं तो ये एक और अच्छी व्यवस्था हो जाएगी। इसलिए उन्होंने क्या किया, आपका उनसे जुड़ने की कोशिश की। लेकिन भारत ने ये कहा कि हम डायरेक्टली आपको नहीं जोड़ सकते, आपके लोगों को अपना नहीं बना सकते। हम इस चीज को ये कर सकते हैं कि हम आपके साथ एसोसिएशन कर लेते हैं, आप रूल करते जाइए लेकिन हम आपको एक तरह से जोड़ लेंगे। उसके तहत क्या होता है, और उसके बाद हम पहले जनमत संग्रह कराएंगे। अगर जनमत संग्रह में चीजें सही रही तो हम आपके राष्ट्र को जोड़ लेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ एक्विजिशन के थ्रू कोई भी चीजें, यानी एक्विजिशन इन द सेंस ऑफ वॉर के थ्रू हम किसी चीज को नहीं एडमिशन करते हैं, ठीक है। हमारी ये फॉरेन पॉलिसी है, ठीक है, ये हमारे फॉरेन पॉलिसी के नॉर्म्स है, तो उसको हम फॉलो करते हुए हम जनमत संग्रह कराते हैं। और जनमत संग्रह के बाद जो है कोई भी स्टेट हम एक्वायर करते हैं या एडमिशन करते हैं, ठीक है। तो इस बेसिस के तहत जो हुआ कि चोग्याल जो डायनेस्टी थी, और चोग्याल राजा के थ्रू जो है आपका, जब यहाँ पे जो उनके सक्सेसर थे उनके द्वारा जब रिक्वेस्ट की गई तो हमारे संविधान में आपका 35वां संविधान संशोधन हुआ और उसके तहत जो है स्टेटस जो था अभी तक जो सिक्किम का था वो एक प्रोटेक्टोरेट के रूप में था, अब वो बन गया एसोसिएट स्टेट के रूप में। और एक जो है 2A आपका, एक 2A आप नाम का जो है आर्टिकल ऐड किया गया था, किसमें, आपका संविधान में, आर्टिकल 2A। लेकिन बाद में क्या होता है, 2A इधर जुड़ा गया और नवी अनुसूची वहां पे जुड़ी गई। लेकिन बाद में क्या होता है कि 36वां संविधान संशोधन होता है, नवी नहीं 10वीं थी शायद, नवी अनुसूची में तो हाँ नवी के बाद 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 10वीं अनुसूची भी जोड़ी गई थी लेकिन उसका कोई मतलब नहीं हुआ था। 10वीं अनुसूची, अब 36वां संविधान संशोधन होता है तो उसमें क्या किया गया, ये स्टेटस जो था एसोसिएट स्टेट का वो पूरी तरह से खत्म कर दिया गया, क्योंकि वहां रेफरेंडम हुआ, 97% से ज्यादा लोगों ने जो है आपका चूज किया इंडिया को। तो इस वजह से इंडिया ने अब उसको एक फुल फ्लेजेड राज्य के रूप में दर्जा भी दे दिया। और इस केस की वजह से क्या हुआ, जो एसोसिएट स्टेट का स्टेटस
35th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट या 35वें संविधान संशोधन के थ्रू जो डेवलप हुआ था, एक सह राज्य का दर्जा जो उनको दिया गया था, उसको अब खत्म कर दिया गया 36वें संविधान संशोधन के द्वारा। और जो आर्टिकल 2(2)A और अनुसूची 10 जो जोड़ी गई थी, ये दोनों खत्म कर दिए गए थे। तो इसके तहत जो 1975 के माध्यम से सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बना दिया गया था। ठीक है, इस प्रकार इसी प्रकार से दमन दीव, ठीक है, गोवा, अंडमान, पांडिचेरी इत्यादि आदि राज्य भी बने हुए हैं। ठीक है, ये कैसे बने हुए आगे चल के अभी हम देखेंगे। अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 3 की, जहां पे आर्टिकल 2 एडमिशन और एडमिशन की बात करता है, ठीक है, एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट की बात करता है, इस्टेब्लिशमेंट की बात करता है, हाँ, न्यू स्टेट्स की। ठीक है, वहीं पे आर्टिकल 3 कहता है कि क्या प्रोसीजर हो सकता है कि हम स्टेट्स के साथ क्या क्या कर सकते हैं। तो भारत की सीमा के अंतर्गत नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों की क्षेत्र की सीमाओं और नामों में परिवर्तन। अगर आप किसी राज्य के बारे में कोई भी चेंजेस लाना चाहते हैं तो वो आप एंटर करेंगे आर्टिकल 3 में। आर्टिकल 3 कहता है कि हम किसी भी राज्य का क्षेत्र या एरिया क्या कर सकते हैं, किसी भी राज्य का वो हम डिक्रीज कर सकते हैं, और एरिया हम क्या कर सकते हैं, इंक्रीज भी कर सकते हैं। राज्यों के नाम दो या दो राज्यों को मिलाकर एक नया आपका राज्य भी बना सकते हैं, न्यू स्टेट भी डेवलप कर सकते हैं, दो या दो से अधिक राज्यों को आपस में मिलाकर, या किसी राज्य के नेम चेंज भी कर सकते हैं। यानी आपका नेम चेंज भी हो सकता है किसी स्टेट का, आपका उसका एरिया बढ़ाया भी जा सकता है, घटाया भी जा सकता है, और दो राज्यों को मिलाकर दो राज्यों के छोटे छोटे भागों को मिलाकर एक नया राज्य बनाया भी जा सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं तो आपका एमपी से तोड़ के छत्तीसगढ़ बना था। ठीक है, छत्तीसगढ़ बना था, वो भी कब बना था, 1 नवंबर 2000 को। और इसके बाद अगर देखते हैं तो यूपी को तोड़ के बना था आपका उत्तरांचल। ठीक है, वो भी कब, 9 नवंबर 2000 को। सिमिलरली जो है आपका बिहार से बना था झारखंड, और ये कब बना था, ये बना था आपका 15 नवंबर 2000 को। ठीक है, इस तरह 3 अलग अलग स्टेट को तोड़कर अलग अलग दूसरी स्टेट्स बनाई गई थी। ठीक है, और अलग अलग डेट्स पे ये आपका एक एग्जांपल के तौर पे आप ले सकते हैं कि आर्टिकल 3 का यूज कितनी ब्यूटीफुल तरीके से किया गया था। ऑब्वियसली जो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्सिटीज आती हैं उसके बेसिस पे एक केंद्र के पास ये ताकत होती है कि वो राज्यों को एक राज्य से अन्य राज्य बना सकता है। ठीक है, और उसके लिए आपको संविधान की एक प्रक्रिया के थ्रू जाना पड़ेगा, जिसमें आपको संविधान के अंदर संशोधन करना पड़ेगा। कोई स्टेट अपने आप से कोई लेजिस्लेशन पास करके अपना नेम चेंज नहीं कर सकती। जो चौथा पॉइंट लिखा हुआ है उसमें चेंज द नेम ऑफ स्टेट, अगर बात करेंगे तो ये जो चेंजिंग ऑफ द नेम ऑफ स्टेट ये दिया गया है संविधान के अंदर, और जब कोई बात संविधान के अंदर दी जा सकती है, दी गई होती है, तो उसे संविधान संशोधन की प्रक्रिया के थ्रू ही जाना पड़ता है। और अगर हम संविधान संशोधन की प्रक्रिया के थ्रू जाएंगे तो उसमें संसद का इन्वॉल्वमेंट होना आवश्यक होता है। ठीक है, क्योंकि जो आप एक देश की विषय की बात कर रहे हैं तो वो एक संघ सूची का विषय आ जाता है, तो उस केस में आपका वो पार्लियामेंट से ही पास होगा। अभी जो नेम चेंज की बात कर रहे हैं, अगर आप डिमांड देखेंगे तो आपका पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के द्वारा बार बार डिमांड होती है कि जो वेस्ट बंगाल का नाम है वेस्ट बंगाल से बदलकर बांग्ला रखा जाए। एक्चुअली क्या होता है कि जो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस होता है, जब आप कोई सजेशन या प्लान्स सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने रखते हैं तो उसमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर से जो है आप अपनी डिमांड्स को पुट ऑन करते हैं स्टेट वाइज। तो उस केस में क्या होता है कि वेस्ट बंगाल, क्योंकि डब्ल्यू से स्टार्ट हो रहा है वेस्ट बंगाल, तो उसका जो नाम आता है वो लास्ट में आता है, तो इनका जो नंबर आता है वो लास्ट में आता है, और तब तक मीटिंग बहुत लंबी होने की वजह से वो बोर हो चुके होते हैं। इस वजह से क्रियाएं इतनी अच्छी
नहीं हो पाती हैं, जो प्लानिंग वो सजेस्ट करते हैं वो इंप्लीमेंट नहीं हो पाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखते हैं कि किस, अब अनुच्छेद 3 में ऑब्वियसली जब आप नाम के अंतर्गत नाम क्षेत्र में परिवर्तन जो है किसके थ्रू होगा, संसद के द्वारा होगा, और कैसा होगा, साधारण बहुमत से होगा। कैसे होगा, सिंपल मेजॉरिटी के साथ होगा। ठीक है, ये जो अमेंडमेंट होगा ये आपका पहली बात तो अगर नाम चेंज करना है या क्षेत्र में बदलाव करना है, ये सारी की सारी संसदीय प्रक्रिया के थ्रू ही होगा, और वो एक तरह से संविधान संशोधन की प्रक्रिया के थ्रू होगा। और उसमें क्या होता है, एक बहुमत होता है, वो बहुमत कैसा होगा, यहाँ पे सिंपल मेजॉरिटी होगा, यहाँ पे कोई स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत नहीं पड़ेगी, विशिष्ट बहुमत की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और इसमें क्या है, अब ये जो अध्यादेश होते हैं या जो भी विधायी आदेश होते हैं ये राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से पेश किए जाते हैं, यानी इसमें क्या होता है, प्रायर रिकमेंडेशन लेना पड़ता है, प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट इज रिक्वायर्ड। ठीक है, यानी अगर आप कोई ऐसा लेजिस्लेशन प्रस्तुत कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप ऐसा कोई भी लेजिस्लेशन प्रस्तुत कर रहे हैं तो आपको जो है प्रायर रिकमेंडेशन लेनी पड़ेगी प्रेसिडेंट की, यानी आपको पूर्व अनुमति के साथ ही ये जो बिल है या विधेयक है ये रखना पड़ेगा कि हम इस राज्य का नाम चेंज कर रहे हैं या इस राज्य से एक नए राज्य का निर्माण कर रहे हैं, वो आपको रखना पड़ेगा। ये ऑब्वियसली सिंपल मेजॉरिटी के साथ पास होगा, लेकिन ये पास होने के बाद आगे क्या होता है, तो ये पास होने के बाद क्या होता है, राष्ट्रपति इसको भेजता है राज्यों के पास। ठीक है, अब क्या है, राज्य विधान मंडल के पास भेजे जाते हैं, भेजना आवश्यक है। कहने का मतलब क्या कंपलसरी है, कंपलसरी क्या है, कंपलसरी ये है भेजना। ठीक है, ये आपका कंपलसरी है, लेकिन ऑप्शनल क्या है, ऑप्शनल ये है कि जो उनकी रिकमेंडेशन आती है किसकी, राज्यों की, जब वहां भेजोगे तो वो कुछ ना कुछ बताएंगे, देखिए भैया ना करिए या ये करिए, इतना घटाइए इतना बढ़ाइए, वो अपनी रिकमेंडेशन तो देंगे। लेकिन राष्ट्रपति ये कहता है कि देखो अगर तुम किसी राज्य के साथ कोई चेंजेस कर रहे हो तो उस राज्य को तो अनुमति होनी चाहिए, राज्य को तो जानकारी होनी चाहिए कि उसके साथ ये हो रहा है। तो आप वो जो बिल आपने पास किया है किसके थ्रू, संसद के थ्रू, तो वो राज्यों के पास जाना चाहिए, उस राज्य के पास जाना चाहिए, वो राज्य उसको देखेगा और अगर उसमें कुछ अमेंडमेंट सजेस्ट करता है तो ये जो अमेंडमेंट होता है ये कोई जरूरी नहीं कि आप उसको मानो, यानी भेजना आपके लिए कंपलसरी है, लेकिन उनकी डिमांड्स को मानना या उनके अमेंडमेंट्स को मानना ये आपके लिए ऑप्शनल है। अगर आप चाहे तो मानिए या ना चाहे तो ना मानिए। ठीक है, तो ये सहमति इसमें लिखा है, परंतु राज्य विधानमंडल का निर्णय और सहमति आवश्यक नहीं है। अगर उन्होंने बिल को पास भी नहीं किया तब भी कोई मतलब नहीं है, हम पास कर देंगे, क्योंकि भेजना कंपलसरी है लेकिन मानना ऑप्शनल है। संसद अपनी इच्छा से राज्य का नाम क्षेत्र में परिवर्तन कर सकता है, यानी संसद अपनी इच्छा से कर सकता है। ठीक है, ऐसा होता है तो जो 3 स्टेट जो पिछली स्लाइड में बताई हैं जिसमें उत्तराखंड की बात हो रही, तो अगर यूपी कहता कि हम नहीं मानेंगे तो ऐसा नहीं था कि केंद्र उससे उत्तराखंड ना बनाता। ठीक है, आया विधानमंडल में यूपी के, लेकिन उसने क्या किया, उसको पास कर दिया था तो वो बन गया। एक्चुअली रिकमेंडेशन भी यूपी की तरफ से गई थी कि हमें एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस नहीं हो पा रहा है, तो ये सारी चीजें हो रही हैं। ठीक है, उसके बाद ये कहा गया है जो आर्टिकल 4 है उसमें ये कहा गया अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में किए गए संशोधन है, जो पिछला अनुच्छेद 2 और 3 में जितने भी संशोधन किए जाते हैं वो कैसे किए जाते हैं, साधारण बहुमत के माध्यम से किए जाते हैं। और जितने भी संशोधन जो साधारण बहुमत से किए गए हैं उनमें से जो 2 और 3 में किए गए हैं, ये जो है इसके लिए अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं होती है। यानी साधारण बहुमत से किए गए अनुच्छेद 2 और 3 में जो भी संशोधन हुए हैं, इस संशोधन को हम लिस्ट नहीं करेंगे। किसमें लिस्ट नहीं करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में लिस्ट नहीं करेंगे, ये नॉर्मल तरीके से माने जाते हैं। ठीक है, इसके लिए कोई जैसे हम लोग नहीं बोलते चौथा संविधान संशोधन, 67वां संविधान संशोधन, ऐसी प्रक्रिया हम लोग यहाँ पे नहीं अपनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे जो संशोधन होते हैं ये नॉर्मल तरीके से करेक्शन होते हैं, एक तरीके से करेक्शन
के तौर पे माना जाएगा, ना कि इसको संशोधन के तौर पे माना जाएगा, जो कि 368 के तहत एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो चौथे आर्टिकल में होगा वो 2-3 में किए गए किसी भी प्रकार के बदलाव को जो है 368 के तहत किए गए संशोधन के तहत नहीं माना जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि ऐसा क्या क्या किस किस पहलुओं पे ऐसी बात हुई है कि ये संशोधन हुआ है संविधान में। तो अगर हम देखते हैं भारत पाकिस्तान के मध्य 1958 में हुई एक संधि के तहत, ये बेरूबरीवाद 1960 की बात कर रहा हूं मैं, इसमें भारत पाकिस्तान के मध्य 1958 में एक संधि हुई थी, उसके तहत भारत का कुल हिस्सा पाकिस्तान को सौंपना था, जिसका मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। कुछ हिस्सा, यहाँ पे कुछ हिस्सा जो था वो पाकिस्तान को सौंपना था। तो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, क्या दिया निर्णय दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा भारत संघ क्षेत्र का कोई हिस्सा दूसरे राष्ट्र को संविधान संशोधन के माध्यम से सौंपा जा सकता है। यानी अगर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होगा, अगर आपका संविधान संशोधन होगा, तो उसके माध्यम से आप कुछ भाग जो होता है आप दूसरे राष्ट्र को दे सकते हो। लेकिन इसके लिए भी आपको क्योंकि आप अगर एक्वायर इंक्रीज कर रहे हो, डिक्रीज कर रहे हो या एक्वायर कर रहे हो, अगर किसी राष्ट्र को एक्वायर भी कर रहे हो तो वो भी आप एक संविधान संशोधन की प्रक्रिया के थ्रू ही करोगे। उसी प्रकार अगर आप किसी, जैसे कि सिक्किम के केस में हमने किया था, अगर वहां रेफरेंडम के थ्रू हमने एक राष्ट्र को अपने में एनेक्स किया ना, एडमिशन किया ना, तो वो कैसे किया था, वो एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू किया था। ठीक है, तो इसमें भी आप कर सकते हो। तो जो नवा संविधान संशोधन हुआ था बेरूबरी केस में, उसमें यही हुआ था, संविधान संशोधन के माध्यम से 1960 में पाकिस्तान का बेरूबरी क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र, बेरूबरी क्षेत्र दिया गया था। किसको दिया गया था, पाकिस्तान को दिया गया था भारत के द्वारा। और इसी तरह से 100वें संविधान संशोधन जो कि 2015 में हुआ था, उसमें भारत बांग्लादेश भूमि समझौता हुआ था, जिसमें कुछ बांग्लादेश के कुछ आपके गांव जो है वो भारत में आ गए थे और भारत के कुछ गांव बांग्लादेश में चले गए थे। ठीक है, तो ऐसी व्यवस्था हो चुकी है इससे पहले भी। अब हम बात करते हैं भारत के राज्यों का निर्माण। अगर इस प्रक्रिया के तहत देखें तो भारत जो है इंडिपेंडेंस की बात कर रहा था, तो इंडिपेंडेंस की बात जब भारत आजाद हुआ था तो उस समय भारत के पास ब्रिटिश प्रांत थे कितने, 9, और देसी रियासतें थी 552, टोटल 561 दोनों तरीके से अगर मिक्स करके देखें तो इसमें जो 552 देसी रियासतें थी, उनमें से 549 जो थी वो भारत का भाग बन गई थी, लेकिन 3 ऐसी थी जिन्होंने हत मचाई हुई थी। एक्चुअली वो नहीं चाह रहे थे कि वो भारत संघ में जुड़ पाए और एक अखंड भारत का निर्माण करें। तो इस केस में जो है 3 ऐसी व्यवस्थाएं थी। एक में थे आपका महावत खां द्वारा शासित राज्य जूनागढ़ के राजा जो महावत खां थे, नवाब जो वहां के थे, उनके द्वारा क्या किया गया, उन्होंने कहा कि हम भारत में नहीं जुड़े थे, लेकिन जब भारत ने इनको फोर्स किया, जो उस समय के मिनिस्टर थे आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इनके साथ कांटेक्ट किया। यहाँ के जो राजा थे, नवाब थे, महावत खां जो यहाँ के थे, तो ये भाग गए थे। महावत खां से कांटेक्ट किया, इनको प्रेशराइज किया, ये डर के मारे कराची भाग गए और वहीं पे अपने पूरे एस्टेब्लिशमेंट को ट्रांसफर करते हुए अपनी फैमिली के साथ चले गए। लेकिन ये अपने एक छोटे बेटे को भूल के चले गए थे। तो छोटा बेटा जो इनका था वो रिप्रेजेंटेटिव बनता है, और इसके जो वजीर होते हैं अब्दुल रज्जाक, वो क्या करते हैं, वो फिर आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल और जो उनके एसके मेनन जो उसके सचिव होते हैं उनके साथ बैठ के रेफरेंडम कराते हैं। रेफरेंडम मतलब जनमत संग्रह कराते हैं, और जनमत संग्रह के साथ जो है जूनागढ़ की जो रियासत होती है वो भारत संघ में सम्मिलित हो जाती है। कब सम्मिलित होती है, 1948 में होती है। इसके बाद हैदराबाद की बात आती है, तो हैदराबाद को भी 1948 में भारत में मिलाया जाता है। यहां पर क्या होता है, यहां पर जो है आपका एक ऑपरेशन चलाना पड़ता है, जिसे ऑपरेशन पोलो बोलते हैं। ये ऑपरेशन पोलो इसलिए चलाया जाता है क्योंकि हैदराबाद रियासत जुड़ना नहीं चाह रही थी भारत संघ में, और इसको जोड़ना जरूरी था। इस वजह से आपका एक पुलिस ऑपरेशन होता है, और उस पुलिस ऑपरेशन के थ्रू जो है हैदराबाद रियासत को भारत संघ में मिलाया जाता है। ठीक है, और उसके बाद
1947 में जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह द्वारा जो है आपका एनेक्सेशन, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एनेक्सेशन, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एनेक्सेशन को साइन करके यानी एक विलय पत्र पे हस्ताक्षर के माध्यम से भारत का हिस्सा बन जाता है जम्मू कश्मीर भी। और इसमें थोड़ा कंडीशंस होती हैं। जम्मू कश्मीर के केस में ये भी होता है कि जम्मू कश्मीर का एक अलग संविधान रहेगा और वो अपनी व्यवस्था अपने अनुसार करेगा। उस समय की एजेंसी यही थी कि सारे के सारे राज्य मिलके एक अखंड भारत का निर्माण करें। इस व्यवस्था को मानते हुए जम्मू कश्मीर रियासत को जो है भारत में मिला गया था। इसीलिए इसको बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। इंस्ट्रूमेंट का मतलब एक ऐसी व्यवस्था जिसमें कुछ सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे होंगे, जबकि यहाँ पर ऑपरेशन पोलो चलाकर फोर्सफुली जो है एक्वायर किया गया था हैदराबाद को। जबकि यहाँ पे रेफरेंडम लोगों की विल्स के अकॉर्डिंग जो है विल यानी उनके वो वोटिंग राइट्स के अकॉर्डिंग जन्म संग्रह करा के जूनागढ़ रियासत को जोड़ा गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। हम बात करते हैं कि जब 26 जनवरी 1950 को जब देश आजाद हुआ था, हाँ, उस समय का क्या स्टेटस था? आजादी के बाद भारत राज्यों की 4 श्रेणी में था। भाग, जिसमें भाग का के राज्य थे, भाग खा के राज्य थे, भाग गा और गा, यानी ABCD 4 सेगमेंट्स में डिवाइडेड थे। जिसमें पहला था ब्रिटिश प्रांत, और वो ब्रिटिश प्रांत कितने थे? आपके 9 थे। जिसमें किसका शासन था? गवर्नर का शासन था। किसका शासन था? गवर्नर का शासन था। जैसे बिहार है, यूनाइटेड प्रोविंस यानी उत्तर प्रदेश जो आज के समय में है उसमें। ठीक है, उसी तरह से दूसरा खा राज्य थे जिसमें देसी रियासतें थी। इसकी संख्या कितनी थी? 9 थी। इसमें भी देसी रियासत उस समय कितनी थी? 9 थी। जैसे हैदराबाद की रियासत थी, मैसूर की रियासत थी। ठीक है, और तीसरा भाग जो था वो कमिश्नरेट था, आपका कमिश्नरेट था। ठीक है, इसकी संख्या कितनी थी? 10 थी, जिसमें कोक था, दिल्ली था, हिमाचल प्रदेश था, अजमेर था, ऐसी बहुत सारी रियासतें थी। ठीक है, सॉरी, कमिश्नरेट थी। और उसके बाद एक आपका भाग डी था जिसमें अंडमान निकोबार और जितने भी एनेक्स्ड स्टेट थे, जितने भी आपके एनेक्स स्टेट्स थे या एरिया थे, उनको लिया गया था। तो इनकी संख्या कितनी थी? 2 थी। जबकि कमिश्नरेट 10 थे, देसी रियासतें 9 थी, और ब्रिटिश प्रांत जो थे वो 9 थे। अगर टोटल देखते हैं तो 9 + 9 + 10 + 2, तो टोटल कितने थे? 9 9 18, तो 20 10 30, 30 स्टेट्स आपके एक तरीके से एग्जिस्ट कर रहे थे। ठीक है, तो वो उस समय का स्टेटस है जब 26 जनवरी 1950 में भारत 4 श्रेणियों में डिवाइडेड था। वो 4 श्रेणी ABCD के तौर पे डिवाइडेड थी, जिसमें ब्रिटिश प्रांत को अलग रखा गया था, देसी रियासतों को अलग रखा गया था, कमिश्नरेट को अलग रखा गया था, और जो और राज्य आके जुड़ रहे थे उनको अलग रखा जा रहा था। ठीक है, जिससे एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस बनी रहे और साथ साथ कोई दिक्कत ना हो। ये कब हुआ था? आजादी तक 26 जनवरी 1950 को ये स्टेटस था। उसके बाद व्यवस्थाएं बदलती नहीं, उसके बीच में भी प्रोसेस चलता रहा। वो प्रोसेस क्या चला, अभी आगे देखते हैं। इस केस में क्या हुआ था कि जब अखंड भारत का निर्माण हो रहा था, तो इस कारणवश, क्योंकि हमें पता है कि हम भारत देश एक भाषाई विविधता का देश है, और भाषाई विविधता की वजह से जो है चीजें इतनी आसानी से बन नहीं पाती। तो इसके लिए क्या किया गया? इसके लिए हमने समय समय पे कुछ कमेटी भी बिठाई, और इसके आधार पे हमने ये देखा कि किस तरीके से हम जो एक अखंड भारत का निर्माण कर सकते हैं जिसमें दिक्कतें ना आए। तो इसके केस में देखा गया, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी या संविधान सभा थी, उसके अंदर जो आवाजें उठ रही थी, उस आवाज के अनुसार ये कहा जा रहा था कि भाषाई आधार पे जो है आपका राज्यों का निर्माण किया जाए। जो छोटे छोटे राज्य जो पहले 562 रियासतें थी, उनको तोड़ के या जोड़कर, सॉरी, टूटी हुई रियासतों को जोड़कर आजादी के बाद एक अखंड भारत का निर्माण किया गया। तो उसके आधार पर अब राज्यों का निर्माण करना था जो अपने एडमिनिस्ट्रेशन को चला पाए। तो उस एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए जो हमने पहली कमेटी बनाई थी, वो बनाई थी एसके धर कमेटी। ठीक है, ये दिसंबर 1948 में बनाई गई थी, और इसके द्वारा क्या है, हाईकोर्ट के एक न्यायाधीश थे एसके धर। ठीक है, उनकी अध्यक्षता में जून 1948 में धर आयोग का गठन किया गया। कब गठन किया गया? इन्होंने रिकमेंडेशन जो दी थी
वो दी थी दिसंबर 1948 में, जबकि जून में इसका गठन किया गया और जो इन्होंने रिपोर्ट सौंपी वो दिसंबर 1948 में सौंपी। और इन्होंने क्या कहा था, एस के धर जी ने कहा था कि भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को नकार दिया गया था। यानी आपका यहां लैंग्वेज क्या रहेगी, लैंग्वेज बेसिस नहीं रहेगी, ठीक है। और प्रशासन के आधार पर यानी एडमिनिस्ट्रेशन क्या रहेगा, एडमिनिस्ट्रेशन ही बेसिस होना चाहिए कि आपका जो प्रशासन की व्यवस्था है वो सुचारू रूप से चल पाए, ना कि भाषाई आधार पर राज्यों को। क्योंकि अब ये अगर आप देखेंगे तो किसी भी राष्ट्र में एक भाषा यहां बोली जा रही है किसी सर्टेन तरीके की, तो एक भाषा यहां बोली जा रही है। अब ऐसा नहीं कि इसी नाम का राज्य एक यहां बना दे एक यहां बना दे और एडमिनिस्ट्रेशन होता रहे, ऐसा नहीं हो सकता। वहां अब इतनी दूरी पे एडमिनिस्ट्रेशन नहीं हो सकता, तो इस वजह से हमें एक ऐसे राज्य का निर्माण करना था जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस रहे। इसी वजह से जब एस के धर ने इसको रिकमेंड किया तो लोगों के बीच में गुस्सा आ गया कि ऐसा है, इंडिपेंडेंट पर्सन क्या जान पाएगा, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मेंबर हैं वो लोग देखें, क्योंकि वहीं से बात उठ रही थी। तो फिर क्या किया इन्होंने, कहा कि ठीक है क्योंकि जिम्मा तो हमारे मत्थे ही है, तो इसलिए फिर जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया, यानी ये जेवीपी में जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया ने मिलकर जेवीपी कमेटी बनाई, जो कि जस्ट इसके आफ्टर इसका गठन हुआ दिसंबर 1948 में, और इन्होंने अप्रैल 1949 में रिपोर्ट सौंपी। इन्होंने भी बहुत ज्यादा ध्यान दिया, लेकिन क्या हुआ, कोई फायदा नहीं आया भारत तो इन्होंने क्या किया, भाषा और धर्म के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन नहीं होगा। इन्होंने भी बोला कि आपका लैंग्वेज और रिलीजन इन दोनों के आधार पे तो पुनर्गठन नहीं होगा, यानी रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट इसके बेसिस में नहीं होगा। स्टेट का जो रीऑर्गेनाइजेशन होगा इसके बेसिस में नहीं होगा, यानी धर कमीशन और या जेबीपी कमीशन आयोग, इन दोनों ने जो है इसको नकार दिया। ठीक है, अब इस चीज को देखा गया कि अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बैठे हुए मेंबर भी इसको नहीं मान रहे, तो इसके बेस पे क्या हुआ, सबसे ज्यादा दिक्कत जो हो रही थी उस समय की जो मेजर रिप्रेजेंटेशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में था वो आपका आंध्र प्रदेश से था, तेलुगु भाषी स्टेट से था। तो वहां पे क्या हुआ, इस रिपोर्ट के बाद जो है आंध्र प्रदेश के आसपास के क्षेत्र में तेलुगु भाषा के आधार पर राज्य गठन की मांग जो है बहुत तेजी से डेवलप होने लगी। और इसमें एक कांग्रेसी नेता थे जो कांग्रेस में शामिल हुए थे, उनकी ये उम्मीद थी कि कांग्रेस बात को मानेगी, लेकिन इस बात को उन्होंने नहीं माना। और इसकी वजह से क्या होता है, वहां की एक नेता जो होती है पोट्टी श्री रामालू, ठीक है, श्री रामालू जो है आपका फास्ट अनटू डेथ तक बैठ जाते हैं, फास्ट अनटू डेथ तक बैठ जाते हैं, और 56वें दिन भूख हड़ताल की वजह से 15 दिसंबर 1952 में उनकी मृत्यु हो जाती है। और इसकी वजह से जो है आंध्र प्रदेश राज्य में बहुत ज्यादा दंगे भड़क जाते हैं, लोग सड़कों पे आ जाते हैं और एक इंडिपेंडेंट राज्य की बात करने लगते हैं। तो इस वजह से सरकार क्या कहते हैं, भाषा के आधार पे अगर किसी राज्य का निर्माण हुआ है तो पहला जो राज्य निर्माण हुआ था वो 1 अक्टूबर 1953 पे हुआ था, और वो कौन था, आंध्र प्रदेश राज्य था, जिसको तेलुगु भाषा के आधार पर बना लिया गया। यानी कमिटी बनी, उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस बात की, लेकिन वो फुलफिल नहीं हो पाई थी। उसके बाद क्या हुआ, जब ये दंगे भड़के तो मजबूरी में आके आपका पहला राज्य बनाना पड़ा आंध्र प्रदेश 1953 में। लेकिन इसी के साथ साथ जो है एक कमेटी भी बना दी गई जिसे क्या बोलते हैं, फजल अली कमीशन। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, 1953 में ये कमीशन बनाई गई जिसे क्या बोलते हैं, फजल अली कमीशन, फजल अली कमीशन बनाए गए। ठीक है, इसके 3 सदस्य थे। अगर हम बात करें तो ये एपीके ऐप जैसे नहीं होता, उसमें जो एक्सटेंशन होता है एपीके, तो यहां पे भी आपका ये थे। तो इसमें ये ए फॉर अली हो गया, यानी फजल अली हो गया, पी फॉर पनिकर हो गया, के एम पनिकर हो गया, और यहां पर हृदयनाथ एचएन कुंजरू या हृदयनाथ कुंजरू, तो के फॉर कुंजरू हो गया। यानी एपीके क्या है, फजल अली कमीशन है। ये एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन इसको बोलते हैं, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बोला जाता है। ठीक है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन कब आपका लागू हुआ था, ये 1956 में। गठन तो इसका ये हुआ था, लेकिन इसकी रिकमेंडेशन 2 साल के बाद आती, 2 वर्ष के बाद 1956 ही होगा।
अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। और इस रिपोर्ट में क्या था, इस रिपोर्ट में बोला था भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन तार्किक और व्यवहारिक नहीं है। ठीक है, ये नहीं है। अतः भाषा एक राज्य की मांग को अस्वीकार किया, यानी एक भाषा एक राज्य की मांग को अस्वीकार कर दिया गया। प्रशासन के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन की अनुशंसा की गई और राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 को पारित किया गया। सरकार ने ABCD वाला जो सिस्टम आपने देखा था, जिसमें 30 राज्य थे, जिसमें आपका ब्रिटिश प्रोविंस था, देसी रियासतें थी, कमिश्नरेट थे और कुछ अर्जित राज्य थे, तो उनको खत्म करके अब क्या हो गया, 14 राज्य और 6 संघ शासित प्रदेश की स्थापना हुई। तो टोटल कितने थे, जब ये स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन पास हुआ तो वो जो एक्ट आया उसके थ्रू जो है 14 राज्य थे उस समय और 6 यूटीज थी। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो 1953 में क्या था, 1953 में हमने देखा आंध्र प्रदेश जो है भाषा के आधार पर पहला राज्य बना था। उसके बाद 1956 में जब आपका स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट आता है 1956 में, तो उस समय तक कितना होता है, 14 राज्य होते हैं और आपका 6 यूटीज होती हैं। हाँ, और इसके बाद ये दोनों चीजें होती है। उसके बाद 1960 में क्या होता है, आपका बॉम्बे प्रोविंस से अलग होके जो है गुजरात बनता है, यानी गुजरात बनता है, क्योंकि गुजरात में भाषा का डिफरेंस होता है, गुजराती और मराठी भाषा के बीच में लड़ाई होती है, वहां पे भी एक सिस्टम डेवलप होता है। वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड उसको डिस्कस नहीं करते हैं क्योंकि समय ज्यादा लग जाएगा क्लास का। हाँ, तो गुजरात एक नया स्टेट डेवलप होता है जो कि 15वीं स्टेट के रूप में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, 15वीं स्टेट के रूप में गुजरात होता है और बॉम्बे तो इटसेल्फ रहता ही है। उसके बाद क्या होता है, 1963 में अगर हम आसाम की बात करते हैं तो आसाम ब्रेक उस समय नहीं होता है। आसाम ये पहले पूरा आसाम सूबा बोला जाता है, जो सिक्किम के आसपास का ये एरिया नहीं है, तो ये आसाम सूबा बोला जाता है। आसाम से आपका वहां के एक लीडर होते हैं डॉक्टर फिगो, वो यहाँ पे एक अलग ही स्टेटहुड की बात करने लगते हैं। तो उनकी उस समय की डिमांड को मानते हुए और कोई क्लैश ना उत्पन्न हो, इस वजह से नागालैंड जो है 1963 में नागालैंड को एक स्टेटहुड दे दिया जाता है। ठीक है, आपका ये बनता है सिंध स्टेट। ठीक है, उसके बाद 1966 में क्या होता है, 1966 में जो है पंजाब सूबे में भी डिमांड होती है। पंजाब सूबा जो होता है वो टूटता है और उसमें हिंदी भाषी और पहाड़ी लोगों को अलग किया जाता है, जिसमें हिंदी भाषी लोगों में हरियाणा राज्य का होता है और उसके साथ साथ पंजाब सूबा इटसेल्फ एग्जिस्ट कर रहा होता है पहले से ही, और हरियाणा बनता है। हरियाणा 1966 में ही एक स्टेट के रूप में स्टेटहुड में आ जाता है। ठीक है, स्टेटहुड में आ जाता है। और ये 17वीं स्टेट बनता है, जहां 16वीं नागालैंड बनता है, 17वीं आपका हरियाणा बनता है 1966 में, 1 नवंबर 1966 को। ठीक है, अब उसके बाद जो इसी के साथ एक और स्टेट जो हिली एरिया वाला स्टेट होता है, जिसे हिमाचल प्रदेश बोलते हैं, हिमाचल प्रदेश भी बनता है। हिमाचल प्रदेश जो बनता है यूटी के तौर पे 1966 में, यूटी यानी यूनियन टेरिटरी के तौर पे 1966 में कट के पंजाब से अलग होता है और 1971 में ये क्या, इसको स्टेटहुड मिल जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं 1966 में जहां पंजाब से टूट कर हिमाचल प्रदेश और हरियाणा बना, वहीं पे 1972 में मेजर ब्रेकिंग होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1963 में तो बन गया था नागालैंड, ठीक है, लेकिन उसके बाद 1972 में आपका आसाम पूरी तरह से टूटता है और आसाम से टूट के बनते हैं आपका, अगर आप यहां देखोगे तो ये आपका अरुणाचल हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। हाँ, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। और ये क्या है आपका मिजोरम। ठीक है, टॉप मोस्ट और बॉटम मोस्ट ये दोनों 1972 में ही क्या बनती है, यूटीज बनती हैं।
1972 में ये यूटीज बनती हैं। क्या बनती है? यूटीज, यानी यूनियन टेरिटरी, 1972 में। ठीक है। और उसके बाद अगर आप इसके नीचे देखोगे तो यहां पर क्या आपको मिलेगा, एक और स्टेट मणिपुर। तो मणिपुर और इधर एक था मेघालय, और एक बचा हुआ यहां पर त्रिपुरा। ठीक है। तो अगर हम बात करें तो यहां पर तीन स्टेट कौन कौन सी? आपका आसाम टूटने के बाद, आसाम तो इटसेल्फ स्टेट आई, आसाम से क्या टूटा? आसाम से टूटा मेघालय और त्रिपुरा, और त्रिपुरा के बाद आपका मणिपुर। ये क्या बनता है आपका? ये बनता है स्टेट। ठीक है। और यूटीज में अभी आपको बताया कि यूटीज में आपका बनता है अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। ठीक है। 1972 की बात कर रहा हूं। ठीक है। इसके बाद क्या होता है? 1975 में आपने देखा, अब मैं बात करूं तो आपका 17वां स्टेट क्या था? हरियाणा था। 71 में ही हिमाचल प्रदेश, यूटी 1966 में था, 71 में ये क्या बन गया था? स्टेट बन गया था। ये 71 में क्या बन गया था? स्टेट बन गया था। तो स्टेट की वजह से 17वां ये था, 18वीं स्टेट ये हो गई थी। तो 19वीं स्टेट क्या होगी? ये होगी। 20वीं क्या होगी? ये होगी। 21वीं क्या होगी? ये होगी मणिपुर। ठीक है। और 22वीं स्टेट 1975 में आपको पता है कि 36वें संविधान संशोधन 1975 के तहत जो है आपका 22वीं स्टेट के रूप में एग्जिस्टेंस में आई थी सिक्किम। ठीक है। जो ये थी, ये 22वीं स्टेट के रूप में आई थी। तो 22वीं स्टेट क्या बनी थी? 22nd स्टेट्स आपकी क्या बनेगी? अगर आपको याद हो तो 22nd स्टेट्स आपकी एग्जिस्ट कर रही थी सिक्किम। क्या? अब उसके बाद सिक्किम के बाद, अगर सिक्किम के बाद देखते हैं तो सिक्किम के बाद आपका अगली स्टेट जो बनती है वो 1987 में बनती है। इसमें अगर आपको बात कर रहा हूं तो यहां पे जो स्टेट थी अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, इसके साथ साथ एक गोवा जो है एक स्टेटहुड में आता है। और सिक्किम जो है आपकी 22वीं बनती है, तो गोवा 23वीं स्टेट बनती है। और 24वीं स्टेट के तौर पे एग्जिस्टेंस में आता है आपका अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश आपका 24वीं स्टेट, जो कि पहले यूनियन टेरिटरी थी 1972 में, वो 1987 में क्या बन जाता है? एक स्टेट बन जाता है। और अरुणाचल प्रदेश के बाद जो है आपका मिजोरम। इसको याद करने का एक ऐसा आसान का तरीका है कि इस स्टेट में, जो इस मैप में जो सबसे ऊपर और सबसे नीचे वाला जो होता है, शुरुआत में 1972 में वो यूनियन टेरिटरी बनता है, और बाद में 1987 में जो ऊपर वाला था वो पहले स्टेट बनेगा, उसके बाद वाला जो नीचे वाला होगा बाद में स्टेट बनेगा। तो 24वां स्टेट कौन था? अरुणाचल प्रदेश था। और 25वां स्टेट कौन था? आपका मिजोरम था। ठीक है। इसके बाद क्या होता है? 2000 में एक लैंडमार्क होता है। 2000 में आपको पता है 1 नवंबर को क्या बनता है? आपका छत्तीसगढ़ बनता है। हाँ, कौन सी स्टेट बनेगा? वो 26वीं। और उसके बाद 9 नवंबर को कौन सा बनेगा? 2000 में ही 9 नवंबर को बनता है आपका उत्तराखंड, जिसे उस समय उत्तरांचल बोलते थे। तो उत्तरांचल की बात करें या उत्तराखंड यूके की बात करें तो ये बना था आपका 27वीं स्टेट के तौर पे। और 28वीं स्टेट जो बना था आपका, वो बना था झारखंड। क्या बना था? झारखंड बना था। ठीक है। और उसके बाद फिर क्या होता है? आंध्र प्रदेश एक बार फिर से अलग होता है। आंध्र प्रदेश जो 1953 में भाषाई आधार पे एक स्टेट बन चुका था, 1953 में भाषाई आधार पे एक स्टेटहुड उसको मिल चुका था। जो पहला स्टेट बना था भाषाई आधार पे 1953 में, वो आंध्र प्रदेश था। वो 2 जून को एक बार फिर से टूटता है। 2 जून 2014 को एक बार और टूटता है। और फिर क्या बनता है? उससे एक तेलंगाना बनता है, तेलंगाना स्टेट बनता है। तो इस वजह से 29वां स्टेट क्या बनता है? हमारा तेलंगाना बनता है। उसके बाद क्या होता है? स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 यानी 2019 स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट फिर से पास होता है। और उसमें क्या किया जाता है? जम्मू कश्मीर जो एक राज्य के तौर पे एग्जिस्ट कर रहा था, उसको अब यूनियन टेरिटरी के रूप में आपका जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरी के रूप में उसको तोड़ दिया जाता है। और साथ साथ क्या होता है कि आपका जो दमन एंड दीव और दादर और नागर हवेली जो अलग अलग यूनियन टेरिटरी एग्जिस्ट कर रही थी, उनको आपस में मिला दिया जाता है। इस तरीके से आज के समय में 28 स्टेट और आपका 8 यूनियन टेरिटरीज एग्जिस्ट कर रही हैं।
टोटल 36 आपका स्टेट्स प्लस यूटीज है। तो ये एक हॉलिस्टिक आइडिया था हमारा टोटल कि हमारा जो राज्य, केंद्र और राज्य क्षेत्र कैसा है, जो आपके संविधान के भाग ए में पूरी तरह से एग्जिस्ट करता है। और ये इससे क्वेश्चंस हमेशा नाउ एंड देन आते रहते हैं। जो ये प्रोसेस मैंने आपको बताया कि कौन किस किस सन में बना, इसको आप रिवाइज करते रहिएगा और देखते रहिएगा, ये आपको बहुत मदद करेगा। इसी के साथ ये क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।